हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक त्रिपाठी आज आपके सामने यूट्यूब चैनल दीपक त्रिपाठी पर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि कल हमने पृथ्वीराज जयंती के उपलक्ष्य में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए प्रमुख प्रमुख संघर्षों को पढ़ा था और जाना था कि किस प्रकार गौरी साम्राज्य की स्थापना होती है और मोहम्मद गौरी भारत पर अपनी साम्राज्यवाद नीति तथा धन की लूट के कारण भारत पर आक्रमण करता है, जहां भारत में उसका सामना पृथ्वीराज चौहान प्रतीक से सामना होता है। और उसमें हमने कल तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ा था और पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्राणों की बलि देकर और भारत देश की रक्षा करी थी, अपने देश की, अपने साम्राज्य की रक्षा करी थी और भारत में मुस्लिम आक्रमण को रोका था। दोस्तों, यह चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने घर पर बैठकर अच्छी पढ़ाई कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम भारतीय इतिहास के वीडियो लेक्चर 7 में मोहम्मद गौरी के शेष भाग को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में किस प्रकार आगे युद्ध किए और भारत में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है उसमें मोहम्मद गौरी का किस प्रकार हाथ रहा है। एक बार हम उन कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मानचित्र के माध्यम से एक बार उसका रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 07। सबसे पहले हम चर्चा करते एक बार रिविजन्स की। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में जो गजनवी साम्राज्य था, गजनवी साम्राज्य का राजा कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद में 1027 ईस्वी में जब पुनः गजनी साम्राज्य की ओर लौटता है, तब वहां पर क्या देखता है कि जो उसके जो गवर्नर होते थे, गवर्नर कौन थे उसके? तुर्की मुसलमान थे। ये तुर्की मुसलमान अन्य तुर्की मुसलमानों के साथ मिलकर क्या करते हैं? गजनी साम्राज्य पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने से क्या हो जाता है? यहाँ पर गौरी वंश की स्थापना हो जाती है। और एक प्रदेश था, ये ईरान वाला क्षेत्र था, जहां पर ख्वारिज्म साम्राज्य काफी प्रसिद्धि पर चल रहा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये जाना था कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में जो गजनी प्रदेश है वहां पर गौरी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और गौरी साम्राज्य को जो जीतता है, यहाँ पे जो स्थापना करता है, यहाँ पर गजनी को जो जीतता है वो व्यक्ति कौन होता है? अलाउद्दीन गौरी होता है, जो गजनी को जीतने के पश्चात ईरान के ख्वारिज्म साम्राज्य पर अपना आक्रमण करता है, अपनी सेना लेकर वहां पर अभियान चलाता है और अफगानिस्तान के गजनी में यहाँ का सुल्तान कौन बनता है? मोहम्मद गौरी बनता है। मोहम्मद गौरी उसके बाद में भारत पर 1175 में आक्रमण करता है। सबसे पहले वो अपना आक्रमण मुल्तान में करता है, एक मुस्लिम शासक पर करता है, जहाँ पर धन की लूट की वजह से करता है। इस समय भारत में चौहान राजपूत वंश का उदय हो रहा होता है और काफी चरम सीमा पर राजपूत वंश आगे बढ़ रहा होता है, अपनी शक्ति को लेकर आगे प्रसिद्धि पर होता है। सॉरी। फिर यहाँ मोहम्मद गौरी का सामना 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से होता है। ठीक है, और ये युद्ध जो कहलाता है उसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय होते हैं तथा मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में 1192 ईस्वी में यानी एक साल बाद में मोहम्मद गौरी पुनः पृथ्वीराज चौहान तृतीय से सामना करता है और इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस युद्ध में उनकी पराजय होती है और मोहम्मद गौरी की इसमें विजय होती है। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी गजनी में बंदी बनाकर ले जाता है, जहाँ पर उन्हें यातनाएं दी जाती है, ऐसा पृथ्वीराज रासों में बताया गया है। कल हमने विभिन्न विभिन्न जो मान्यताएं थी अलग अलग पुस्तक में, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बारे में जो बताया था, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। आइए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट 1192 की ईस्वी में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात क्या हुआ था उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखते सबसे पहले बात करते हैं हम 1194 यानी कि 1192 के बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। ये चंदावर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी की विजय होती है, जबकि गढ़वाल शासक जयचंद की जो कन्नौज के राजा थे उनकी क्या होती है?
पराजय होती है। मतलब 1194 का जो चंदावर का जो युद्ध है वो किन किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद, मतलब जयचंद गढ़वाल के बीच लड़ा गया था, जो कन्नौज के राजा थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या हुए थे, यानी कि जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम क्या निकले थे? तो देखिए उसमें भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक बार तो इसने जो राजपूत राजा थे, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनको उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दीवार थी उसको दूर कर दिया था मोहम्मद गौरी ने। और उसके बाद में जयचंद भी एक पराक्रमी राजा था, तो उनको हराने के बाद में मोहम्मद गौरी के सामने ऐसा कोई राजा नहीं बचा था कि जिससे मोहम्मद गौरी को हराया जा सके। तो भारत में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है वो कौन से युद्ध के बाद होती है? तो चंदावर युद्ध के बाद मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कालिंजर अभियान। 1202 में मोहम्मद गौरी कालिंजर अभियान करता है। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी और चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य युद्ध होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर जो सेना है वो किसकी है? मोहम्मद गौरी की है। लेकिन मोहम्मद गौरी की ओर से लड़ने कौन जाता है? मोहम्मद गौरी का गुलाम लड़ने जाता है, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक और चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य युद्ध होता है, जिससे कालिंजर अभियान का युद्ध कहा गया है। कब होता है? 1202 में होता है। इसमें क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक विजय होता है और चंदेल शासक परमर्दी देव क्या होता है? इसमें पराजय होता है। एक बार वापस समझेंगे इसे ध्यान से। 1202 में कालिंजर अभियान होता है। कालिंजर अभियान में मोहम्मद गौरी स्वयं युद्ध करने नहीं जाता है और अपनी सेना को कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में भेजता है, जिसका सामना चंदेल शासक परमर्दी देव से होता है। और चंदेल शासक परमर्दी देव क्या होता है? इस युद्ध में पराजय होता है, जबकि विजय किसकी होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो यहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखिए भारतीय इतिहास में ऐसा ही हुआ था कि एक से एक राजा अलग अलग लोगों से कनेक्ट होता था और अलग अलग लोग से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इतिहास बना है, जो वर्तमान 2020 तक चला आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए अब हम बात करते हैं अंतिम आक्रमण की बात करते हैं, जो 1206 में हुआ था। 1206 में मोहम्मद गौरी अंतिम आक्रमण करता है। जो मोहम्मद गौरी और पंजाब की युद्ध प्रिय जाति जो हमने मोहम्मद गजनवी के समय में पढ़ी थी, खोखर जाट, उन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि मोहम्मद गौरी की यहाँ पर पराजय होती है और खोखर जाटों की विजय होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी मारा गया था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के संबंध में कुछ विशेष जानकारी, अन्य अन्य मान्यताएं दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ठीक है, देखिए कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रबरदई ने या फिर जो उसके पुत्र जो जलन ने जो लिखा है वो ये बताया गया है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाकर मारते हैं। ठीक है, तो ये किसके अनुसार मान्यता है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार गजनी में एक दरबार समारोह में पृथ्वीराज चौहान तृतीय शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या करते हैं। तो प्रश्न आएगा कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज रासो के अनुसार किसने करी थी? तो आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा ने करी थी। ठीक है, जबकि 1206 में जो युद्ध हुआ था, अंतिम आक्रमण मैंने बताया था अभी आपको, उसमें खोखर जाटों ने युद्ध में मोहम्मद गौरी की हत्या करी थी। ठीक है, तो इस आक्रमण के अनुसार अगर बात करेंगे तो ये वाली बात आती है। ठीक है, और तीसरी बात आती है, एक विद्वान थे, उन्होंने ये बताया कि 15 जून 1206 में, ठीक है, 15 जून 1206 में दमश्क एक स्थान का नाम है जो लाहौर और गजनी के मध्य में स्थित है। इस स्थान पर खोखर जाटों ने मोहम्मद गौरी जब नमाज पढ़ रहा था तब आक्रमण किया है। देखिए मतलब इसकी एक विचारधारा समझी। ये विद्वान शायद मोहम्मद गौरी का कोई कवि रहा होगा, ठीक है, या दरबारी कवि रहा होगा। उसने क्या लिखा है, उसके कहने का मतलब ये कि देखो हमारा राजा लाहौर से गजनी जा रहा था, दमश्क नामक स्थान पर शाम को वो क्या कर रहा था कि नमाज पढ़ रहा था, तभी पीछे से खोखर जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मतलब यहाँ पर मोहम्मद गौरी को एक अच्छा राजा बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा राजा खुदा को याद कर रहा था और पीछे से खोखर जाटों ने उसको पूजा के समय या भगवान को याद करते समय पीछे से अटैक किया है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को एक अच्छा बताने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए हर कवि अपने राजा की प्रशंसा करना चाहता था, ठीक है, तो इसके अनुसार ये वाली बात बताई गई है। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार क्या मान्यता की गई है, एनसीईआरटी यूँ बताते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति है जो मोहम्मद गौरी के वंश का एक विरोधी होता है
यानी गौरी वंश में ही एक व्यक्ति होता है जो मोहम्मद गौरी का क्या होता है, विरोधी होता है। वो धार्मिक आधारों पर मोहम्मद गौरी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, छल से हत्या कर देता है। ऐसा किसने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है। तो इन सभी तथ्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है वो कौन सा होता है, नंबर 4 हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक गवर्नमेंट बॉडी है और इसी के अनुसार जो माना गया वो प्रमाणित बात होती है। ठीक है, तो अगर हमें कभी पूछा जाए कि जो प्रमाणित तथ्य है वो क्या चीज़ है, तो एनसीईआरटी के अनुसार कहेंगे कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो मोहम्मद गौरी वंश का एक विरोधी होता है, वही मोहम्मद गौरी के साथ में धार्मिक आधारों पर छल से उसकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब मोहम्मद गौरी से संबंधित प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। जैसे कि सबसे प्रमुख जो बात आती है कि मोहम्मद गौरी का नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, तो मोहम्मद गौरी का ओरिजिनल नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम था। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम था, आप नोट कर लीजिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी। मोहम्मद गौरी, अब देखिए मोहम्मद गौरी इस्लाम धर्म का प्रचार करता था, लेकिन उसके सिक्कों पर एक बहुत स्पष्ट बात मिलती है कि देवी लक्ष्मी की आकृति भी मिली है, यानी कि हिंदू धर्म को मान्यता प्रदान करने वाली भी बातें इसमें मिली है। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। देखिए इक्ता व्यवस्था क्या होती है, इक्ता को अक्ता प्रणाली भी कहते हैं। ये एक भू कर संग्रहण प्रणाली है, मतलब दिल्ली सल्तनत जब आएगा, आगे हम पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और उसमें राज्य को चलाने के लिए जो कर प्रणाली बनाई गई है उसमें एक इक्ता प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो इसे भारत लाने का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी के देखिए प्रमुख 4 गुलाम कौन कौन थे। तो मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहला देखिए गुलाम का मतलब ये होता है कि मोहम्मद गौरी के अंडर में ऐसे प्रिय व्यक्ति जिनके माध्यम से वह शासन करता था। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा कौन था, यल्दोस था। नंबर 3 क्या, कुबाचा। और नंबर 4 था बख्तियार खिलजी। ये इन चारों लोगों के नाम है। ठीक है ना, अब देखिए मोहम्मद गौरी की तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पर राज करेगा, ये करेगा लाहौर और दिल्ली में राज करेगा। यल्दोस कहाँ राज करेगा, तो यल्दोस जो गजनी का जो क्षेत्र बताया था मैंने, जहाँ पर मोहम्मद गौरी खुद राज करता था, वहाँ पर कौन राज करेगा, यल्दोस नामक व्यक्ति राज करेगा। कुबाचा कहाँ पर राज करेगा, तो कुबाचा कच्छ और सिंध वाला जो प्रदेश है, पाकिस्तान का जो कच्छ सिंध वाला जो प्रदेश है, वहाँ पर कौन राज करेगा, कुबाचा नामक व्यक्ति राज करेगा। और बख्तियार खिलजी ये कहाँ राज करेगा, तो ये बंगाल और बिहार में राज करेगा। इनके बारे में धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी पूर्ण जानकारी नहीं दी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ राज करता है, दिल्ली में राज करेगा। यल्दोस कहाँ राज करेगा, गजनी में करेगा। कुबाचा कहाँ करेगा, कच्छ और सिंध में करेगा। और बख्तियार खिलजी कहाँ राज करेगा, बंगाल और बिहार में राज करेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में, ठीक है, कौन मतलब भारत में कौन राज करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक राज करेगा। किस वंश से करेगा, गुलाम वंश के माध्यम से राज करेगा। और क्या करेगा, एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में। और आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है कि इस टॉपिक में हमने मोहम्मद गौरी को पढ़ा और मोहम्मद गौरी का हमने ये भी रिवीजन किया कि मोहम्मद गौरी कहाँ से आता है, कैसे राज करता है, भारत पर अटैक करता है। भारत में उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है और पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद में ये और कहाँ कहाँ अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आएगा और गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना के माध्यम से राज करेगा। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है मुझे आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। ठीक है, और दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करने के मूड में हूं। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुझे कौन सी सब्जेक्ट नहीं पढ़ानी चाहिए। देखिए मेरा राजनीति विज्ञान भी मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ, तो अपने कमेंट में मुझे लिखकर भेजिए। मेरे वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। अगर आपका कमेंट मुझे ज़्यादा मिलेंगे तो मैं मान लूँगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के आधार पर ही सब्जेक्ट पढ़ानी चाहिए। स्टूडेंट को क्या डिमांड है उस आधार पर मैं अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। और साथ ही में एक और बात ये भी है कि मैं अब हर सप्ताह में एक दिन
करंट जीके का एक पैटर्न आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को करंट जीके से भी सारी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल वीडियो लेक्चर 8 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।